हेलो 3N फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया होना भी चाहिए। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, सीधा एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो मार ही मार देना। इसके बाद आप एक प्यारा सा कमेंट कर दो। तो चलो अब हम लौटते हैं अपनी नोवेल पर। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा होता है कि जियोयान मेडिसिनल शॉप में पहुंच गया था। उसने अपनी मेडिसिन को ले लिया था जो उसे रिक्वायर्ड थी। वहां पे जियोयान को एक जेट का पीस भी मिला था जो कि किसी फॉर्मेशन एरे का था। जिसके बाद हमने देखा था कि जियोयान ने एक 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के साथ फाइट भी की थी कियान यान को बचाने के लिए। और कियान यान ने जैसे ही जियोयान को देखा था तो बिना कुछ सोचे समझे उसके गले लग गई थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद हमने देखा था कि जियोयान और कियान यान वहां से निकल गए थे और इसके बाद मैंने एपिसोड को एंड कर दिया था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से, जहां जियोयान और कियान यान वापस से अपने सराया के रूम में लौट आते हैं। जिसके बाद 2 दिन तक चुपचाप नीलामी का दिन का वेट किया जाता है और जियोयान भी अपने घर में रिट्रीट कर रहा होता है। इस टाइम तक पूरे शहर के अंदर रैंक 3 के अल्केमिस्ट के बारे में न्यूज काफी अच्छी तरीके से फैल चुकी थी। यहाँ तक कि डाउडी लेवल के वॉरियर भी काफी ज्यादा हैरान होकर उस रैंक 3 के फॉर्मेशन मास्टर को ढूंढ रहे होते हैं, जो कि ऑब्वियसली अपना जियोयान था। इस टाइम पे काफी ज्यादा पावरफुल सेक्ट के लोगों ने भी अपने कुछ लोगों को रैंक 3 के अल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए भेजा था। लेकिन 2 दिन से जियोयान अपने रूम में था, जिसके कारण किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला। अब तक यान सिटी में ऑक्शन हाउस का दिन स्टार्ट हो चुका होता है और सूरज की पहली किरण के साथ यान सिटी काफी ज्यादा आइकॉनिक लग रही होती है। लोगों की भीड़ भाड़ चहल पहल होती है। अब तक इस सिटी के अंदर 100+ हाई रैंक के हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर पहुंच चुके थे, जो कि ऑक्शन हाउस के ओपन होने का वेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें एक रूम दिखाया जाता है जहां पे जियोयान अपने बेड पे बैठा हुआ था। वो भी अपनी आंखें 2 दिन बाद ओपन करता है और उसकी आंखों से व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है। जिसके बाद जियोयान अपना स्माइल करता है और तुरंत ही उसकी स्पिरिचुअल पावर उसके माइंड से निकलकर आसपास की जगह को जांचने लगती है। तभी यान सिटी के अंदर काफी सारे लोगों के फेस इंप्रेशन अचानक ही बदल जाते हैं। जिसके बाद वो एक दूसरे को काफी ज्यादा क्यूरियस नजर से देखते हैं। जिसके बाद एक बंदा जियोयान के स्पिरिचुअल पावर को सेंस करके कहता है, क्या आप वही रैंक 3 के अल्केमिस्ट है? तभी जियान जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था इस वॉइस को सुनता है तो थोड़ा सा उसके फेस इंप्रेशन चेंज होते हैं। जिसके बाद जियान समझ जाता है कि एलाइट डाउडी लेवल के वॉरियर्स भी इस ऑक्शन हाउस में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, क्योंकि जियान को अच्छी तरीके से पता था कि उसकी स्पिरिचुअल पावर डाउडी के नीचे का कोई भी वॉरियर सेंस नहीं कर सकता था। तभी उन्हीं में से एक डाउडी लेवल का वॉरियर कहता है, क्योंकि ऑक्शन हाउस ऑर्गेनाइज होने वाला है तो मैं चाहूंगा कि ग्रैंड मास्टर को आना चाहिए। हम सभी ग्रैंड मास्टर को इनवाइट करना चाहते हैं। रैंक 3 का जो अल्केमिस्ट होता है उसे काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। यहाँ तक कि डाउडी लेवल का वॉरियर भी उसके सामने ईगोफुल होने की कोशिश नहीं करता और ना ही उसे नाराज करने की हिम्मत करता है। तभी जॉन उनकी तरफ अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाते हुए कहता है, मैं आपकी बात की सराहना करता हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि इनविटेशन की कोई जरूरत नहीं है। प्रेजेंट टाइम पे जोयान के ऊपर आगे पीछे दोनों तरफ से ही अटैक हो रहे थे और जोयान यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता था। हालांकि इस टाइम पे उन्हें जोयान का जो ये स्वभाव होता है थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन उन्हें पता था कि रैंक 3 का एल्केमिस्ट ऐसे ही बिहेव करता है, इसीलिए वो ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और वो जियान से दोस्ती ही करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि एक रैंक 3 के फॉर्मेशन मास्टर के साथ उनकी दुश्मनी हो, भले ही वो डाउडी लेवल पर क्यों ना पहुंच गए थे। तभी रूम के भीतर जियान जो कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को फैलाए हुए था तुरंत ही अपनी बॉडी के अंदर वापस ले लेता है और इसके बाद काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि रैंक 3 का अल्केमिस्ट इतना ज्यादा रेस्पेक्टेड होता है कि डाउडी लेवल का वॉरियर भी उसके सामने पोलाइड होगा। हालांकि जोयान अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा था, ये तो केवल ओल्ड गोयू की ही स्पिरिचुअल पावर थी जिसे जोयान उधार लेकर अब तक घूम रहा होता है और जियोयान को भी नहीं पता था कि उसे उस तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है। हालांकि तभी जियोयान कहता है, अंदर आओ, दरवाजा बंद नहीं है। और अगले ही मोमेंट कियान यान जो कि रूम के बाहर दस्तक देने ही वाली थी अचानक ही चौंक जाती है और इसके बाद तेजी से रूम को ओपन करते हुए अंदर आती है और कहती है, हे, ऑक्शन हाउस स्टार्ट होने वाला है, आप अभी भी कमरे में इंतजार क्यों कर रहे हैं? ऑक्शन हाउस में इतने सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आपको देर हो गई तो आप अपनी पावर के साथ इंटर भी नहीं हो पाएंगे। मुझे ये मत बताइएगा कि आपको ऑक्शन हाउस में पार्टिसिपेट नहीं करना है। इस टाइम पे कियान थोड़ी सी नाराज दिखाई देती है और 2 दिन पहले जब से वो 1000 मेडिसिनल हाउस से आई है तब से वो जियोयान को हे ही कह रही है। हालांकि जियोयान को ऐसा कुछ सुनने की आदत नहीं थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसीलिए कहता है, ठीक है मैं जाग रहा हूँ, क्योंकि ऑक्शन हाउस काफी ज्यादा आइकॉनिक होने वाला है तो मुझे कुछ तैयारियां भी तो करनी थी, नहीं तो मैं उन लोगों के साथ कंपटीशन कैसे कर पाता। और इसके बाद तुरंत ही जियोयान अपने सामने खड़ा हो जाता है और कियान यान की तरफ देखते हुए कहता है, चलो चलते हैं, कोई हमें आकर वहां से ले जाएगा। और इसके बाद तुरंत ही रूम के बाहर निकल जाता है। कियान यान भी तुरंत ही काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर जियान का पीछा करती है। हालांकि उसे समझ में नहीं आता कि जियान ने ऐसा क्यों कहा था कि उसे कोई ऑक्शन हाउस में लेने के लिए आएगा।
इस टाइम पे यान सिटी में काफी सारे एल्डर्स और पावरफुल हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर घूम रहे होते हैं। यहाँ पे जियो यान और कियान यान भी अपने सराया से निकलने के बाद तुरंत ही ऑक्शन हाउस की तरफ उड़ जाते हैं। 2 दिन की घटना के बाद जियो यान को पूरी यान सिटी जानती थी, इसीलिए जब भी वो लोग जियो यान और कियान यान को देखते थे तो काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड तरीके से जियो यान को ग्रीट करते थे और अपना हाथ जोड़ लेते थे। उनके जवाब में भी जियो यान स्माइल कर देता और कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे भी अपने दिल में पता था कि वो केवल रैंक 2 का ही अल्केमिस्ट है। इसीलिए जियान बिल्कुल भी ईगोफुल होने की कोशिश नहीं करता। कुछ ही टाइम तक हवा में उड़ने के बाद जियोयान और कियान यान रिंग की तरह एक इमारत के सामने पहुंच जाते हैं और ये इमारत काफी ज्यादा बड़ी होती है और इस एशियंट इमारत के बीच में एक खुले में एक चबूतरा होता है और ये पूरी जगह ही एक ओपन एयर ऑक्शन हाउस होता है, मतलब कि खुला हुआ। जोयान अच्छे से जानता था कि ऑक्शन हाउस में काफी सारी पीसीएस चीजें और पीसीएस आइटम होते हैं और इसीलिए ऑक्शन हाउस को हमेशा एक बंद कमरे में काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से और सिक्योरिटी में ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेकिन ये तो ओपन एयर ऑक्शन हाउस था जो कि जोयान ने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था। हालांकि जॉन अपने दिल में समझ जाता है कि अगर ये ओपन एयर ऑक्शन हाउस है तो जरूर ही इसके पीछे कोई ना कोई पावरफुल पर्सन जरूर होगा। जिसके बाद जोयान और कियान यान तुरंत ही ऑक्शन हाउस के सामने के एक एरिया पे उतरते हैं और एंट्रेंस गेट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ा और स्टोन गेट होता है। तभी जोयान और कियान यान तुरंत ही अपने सामने देखते हैं कि लोग एक लाइन में खड़े हुए तो एंट्रेंस गेट के अंदर जा रहे थे और वे सभी लोग हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर थे। ये देखकर जोयान काफी ज्यादा चौंक जाता है कि वो हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर जो कि किसी की भी बात नहीं सुनते आज इस ऑक्शन हाउस में इतने ज्यादा शांत तरीके से लाइन में लगे हुए थे, जिसका मतलब था कि इस ऑक्शन हाउस का फाउंडेशन सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी कियान यान जब ये देखती है कि 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है तो अपनी आंखें से कोड़ती और जोयान पे गुस्से पे चिल्लाते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। अब इतनी बड़ी लाइन हो गई है तो क्या हम इंटर नहीं होने वाले हैं, और जब तक हम इंटर होंगे तब तक तो रात पहले ही हो चुकी होगी। कियान यान की बात को सुनकर जोयान तुरंत ही चौंक जाता है कि उससे ज्यादा एक्साइटेड तो कियान यान है इस ऑक्शन हाउस में पार्टिसिपेट करने के लिए और वो इतनी ज्यादा टेंशन में भी है। हालांकि जोयान कियान यान के बारे में ज्यादा नहीं सोचता और न ही जियोयान को पता था कि कियान यान इस ऑक्शन हाउस में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्साइटेड नहीं थी, बल्कि वो जानती थी कि ये ऑक्शन हाउस जियोयान के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही रीजन था कि कियान यान जियोयान की एंट्रेंस के लिए काफी ज्यादा टेंशन में थी और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जियोयान इस ऑक्शन हाउस में पार्टिसिपेट ना कर पाए। तभी जियोन कहता है, ठीक है चिंता मत करो, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि कोई हमें लेने के लिए आएगा, तो बस थोड़ा सा इंतजार करो और देखो। जिसके बाद वो दोनों ही लोग तुरंत ही उसे बिल्डिंग को देखना स्टार्ट कर देते हैं जो कि काफी ज्यादा आइकॉनिक लग रही थी। जिसके बाद जोयान थोड़ी देर बाद कहता है वो यहाँ है। जोयान की बात को सुनते ही कियान यान थोड़ी सी क्यूरियस होकर यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी अचानक एक ओल्ड वॉइस सुनाई देती है, हाँ ग्रैंड मास्टर, मेरा नाम फेंग कियान है और मैं तियानियो ऑक्शन हाउस का मैनेजर हूँ। ग्रैंड मास्टर को अंदर एंटर होने के लिए काफी सारे लोगों ने इन्वाइट किया है और मुझसे रिक्वेस्ट भी की है। जिसके बाद जोयान और कियान यान के सामने एक जगह क्रैक होती है और वहां से एक ओल्ड मैन जो कि काफी ज्यादा फ्रेंडली लग रहे होते हैं तुरंत ही बाहर निकलते हैं और तुरंत ही जोयान को ग्रीट करते हैं। तभी जोयान भी कहता है एल्डर बहुत ज्यादा पोलाइट है और बिल्कुल भी उनकी डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत नहीं करता। साथ ही साथ जोयान को पता था कि सामने वाला पर्सन डाउडी लेवल का वॉरियर है, जबकि जोयान तो केवल रैंक 2 का ही अल्केमिस्ट है, भले ही वो गुयू की हेल्प से अभी लोगों को ये शो कर रहा हो कि वो रैंक 3 का है। तभी वो बंदा जोयान की बात को सुनकर कहते हैं, हाँ ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा ही पोलाइट है, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले ग्रैंड मास्टर मेरे ऑक्शन हाउस के अंदर अंदर चलें। कुछ लोगों ने पहले ही ग्रैंड मास्टर के लिए एक पर्सनल रूम तैयार कर लिया है। इस टाइम पे फेंग तियान काफी ज्यादा दिल ही दिल में तारीफ कर रहे होते हैं जोयान की, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जोयान कितना ज्यादा टैलेंटेड है। साथ ही साथ वो बिल्कुल भी ईगोफुल भी नहीं था और ना ही बिल्कुल जल्दबाजी करता था और यंग जनरेशन में उन्होंने जोयान जैसा पहला ही बंदा देखा था। तभी जोयान भी कहता है, ठीक है मैं वास्तव में यहाँ ऑक्शन हाउस के लिए ही आया हूँ, लेकिन मुझे सीनियर को पर्सनल रूम के लिए मना करना पड़ेगा, ये मैं खुद ही कर सकता हूँ, मुझे दूसरों का एहसान लेना पसंद नहीं है, इसीलिए इस छोटे से मामले को मैं खुद संभालूंगा। जोयान की बात को सुनकर फेंग कियान अचानक ही उनकी आंखें साइन होती हैं कि जोयान कितना ज्यादा अलर्ट है और फ्यूचर में इसका टैलेंट काफी ज्यादा आगे जाने वाला था। तभी जोयान और फेंग कियान की बात के बीच में कियान यान काफी ज्यादा शौक होती है, उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में जोयान को लेने के लिए कोई आएगा। तभी वो कहते हैं चलो चलते हैं, मुझे लगता है कि हमें इंटर होना चाहिए, आप काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे अंदर जाने के लिए। जिसके बाद फेंग कियान के साथ जोयान और मुंगेर कियान हाफ मार्शल की लाइन के सामने से बिना किसी मेहनत के तुरंत ही दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं और दरवाजे के सामने के गार्ड तुरंत ही उन्हें मैनेजर फेंग किया के ग्रीट करते हैं। जोयान ने फील कर लिया था कि ये गार्ड काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में उन्हें प्रोनाउंस कर रहे थे, जिसका मतलब था कि सामने वाला पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल तो है ही, लेकिन सामने वाले पर्सन की रिस्पेक्ट दूसरों के दिल से है, ना कि डर के कारण, जिसका मतलब था कि फेंग कियान का कैरेक्टर भी काफी ज्यादा अच्छा है और दिल ही दिल में जोयान उनकी तारीफ भी करता है।
उन्हें पता था कि पावर से तो किसी को भी जीत लेना आसान है, लेकिन जुआन अच्छी तरीके से जानता था किसी के दिल को जीतना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। तभी उन दोनों गार्ड को फेंकियान स्माइल करते हुए इशारा करते हैं और इसके बाद जोयान और कियानियान को अंदर चलने के लिए कहते हैं। हालांकि उसी टाइम पे अचानक एक वॉइस फिर से आती है, मैनेजर फेंग। और ये आवाज काफी ज्यादा दबंग थी और इसमें थोड़ी सी नाराजगी को भी फील किया जा सकता था। इसीलिए फेंकियान जैसे इस वॉइस को सुनते तो तुरंत ही मुड़कर देखते हैं। तभी वही बंदा फिर से कहता है, मैनेजर फेंग, हम 10 दिनों पहले यान सिटी के लिए रवाना हुए थे इस ऑक्शन हाउस में पार्टिसिपेट करने के लिए। हम पांचों भाई बहुत कठिनाई से सुबह से इस यान सिटी की लाइन में लगे हैं। सुबह सुबह यहाँ पे पहुंचे और घंटों वेट किया है, फिर भी ये बच्चा अभी अभी आया और आप इसे हमारे सामने ही ऑक्शन हाउस के अंदर एंटर करा दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। फेंकियान उसे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं, क्योंकि जिस पर्सन ने ये कहा था वो लाइन में सबसे आगे लगा हुआ था और इसका ऑरा भी काफी ज्यादा पावरफुल था। यहाँ तक कि ये 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर ही लग रहा था और उसकी बातों से पता चला था कि वो आज ही यान सिटी में आया है, जिसका मतलब था कि वो जोयान के बारे में नहीं जानता था। तभी वो हट्टा कट्टा आदमी जोयान की तरफ देखता है और वो देख सकता था कि जोयान केवल 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था। हालांकि इतनी कम उम्र में ये टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। इसीलिए वो जोयान को बिल्कुल दुश्मन की तरह देखता है और जोयान को भी फील नहीं होता कि बताओ बिना किसी रीजन के कोई उसे अपना दुश्मन कैसे मान सकता है। तभी फेंकियान कहते हैं, मिस्टर ओल्ड मैन समझता है कि आप लोग इस ऑक्शन हाउस के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है और आपने कितना वेट किया है, और मैं आपकी हर बात समझता हूँ। हालांकि हमेशा ही कुछ अपवाद होते हैं और कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा अथॉरिटीज होती हैं। मिस्टर के पास आप सभी के सामने ऑक्शन हाउस में एंटर होने के लिए उनके खुद के कुछ रीजन है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और बाकी लोगों से आप इसका रीजन पूछ सकते हैं। यान सिटी में काफी सारे लोग इनके बारे में जानते हैं। फेंकियान की बात को सुनकर भीड़ तुरंत ही आपस में बात करने लगती है और काफी ज्यादा इमोशनल तरीके से उस हाफ मार्शल एम्पर लेवल के पर्सन को देखने लगती है। तभी वो बंदा कहता है, मुझे परवाह नहीं है, मैंने काफी लॉन्ग टाइम से वेट किया है और अंत में ये बच्चा एंटर होने वाला है, तो मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। ये देखकर फेंकियान के चेहरे के हाव भाव ही तुरंत बदल जाते हैं कि ये व्यक्ति तो लड़ाई झगड़े पर उतर आया। जिसके बाद वो आगे बढ़कर कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी आवाज आती है, कोई बात नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि मिस्टर किस तरीके का स्पष्टीकरण चाहते हैं, मैं आपको दूंगा। और इसके बाद जोयान सामने आ जाता है और चेहरे पर स्माइल होती है। जोयान को आगे आता देखकर फेंकियान भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने फील कर लिया था कि जोयान यहाँ पे काफी ज्यादा फ्रेंडली जरूर दिख रहा है, लेकिन वो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे कोई आसानी से हर्ट कर सके। तभी वो हट्टा कट्टा आदमी जोयान को देखता है जो कि दुबला पतला था, तो नाराजगी से जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, डुई कुई के मामले में मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन नहीं करूंगा, क्योंकि तुम काफी ज्यादा वीक हो और मैं कमजोर पर धौंस जमाने वाला पर्सन नहीं कहलाना चाहता। इसीलिए हो जाए कि घूसे की जब तक तुम मेरे एक पंच को रोकने में कैपेबल हो, मैं मान लूंगा कि तुम और मैं कभी मिले ही नहीं थे और तुम आसानी से इंटर हो सकते हो, वरना हम पांचों भाई पहले इंटर होंगे। और इसके बाद अपने 4 भाइयों की तरफ इशारा करता है और आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी जोयान कहता है, अरे उसी टाइम पे एक फेंकियांग भी आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी जोयान के चेहरे पर स्माइल देखता है, तो वो खुद को रोक लेता है और जोयान इशारा करता है रुको, और इसके बाद सामने वाले पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, जरूर हम एक एक पंच की करेंगे। ये देखकर तो सभी लोग दोनों को ही कंपेयर करने लगते हैं, जोयान पतला दुबला और सामने वाला बंदा मोटा ताजा भालू जैसा, भला जोयान इसके साथ कंपटीशन कैसे कर सकता है। हालांकि जोयान सबको इग्नोर करता है और उस हट्टे कट्टे आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, आइए। जोयान के ऐसा कहते ही भीड़ अचानक ही बात करने लगती है कि जोयान कितना ज्यादा ईगोफुल है, भले वो रैंक 3 का फॉर्मेशन मास्टर क्यों ना हो, लेकिन स्पिरिचुअल पावर और डुई पावर में अंतर होता है। तभी वो हट्टा कट्टा आदमी भी जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा ब्रेव हो। यहाँ पे जहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, वहीं फेंकियान भी थोड़ा सा उदास दिखाई देता है, लेकिन कियानियान इस टाइम पे काफी ज्यादा शांत थी, क्योंकि उसे तो जोयान के ऊपर पूरा ट्रस्ट था। उसे पता था कि जोयान कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जो वो कर नहीं सकता, और इतने टाइम तक रहने के कारण वो जोयान को काफी अच्छी तरीके से समझने भी लगी थी। तभी वो बंदा जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम में दम तो है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि टैलेंट और पावर में अंतर होता है। और इसके बाद जोयान के सामने अपने पंच को क्रिएट कर लेता है। तभी जोयान कहता है, प्लीज। जोयान की बात को सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, बेटा याद रखना, ये सब कुछ तुम्हारी लापरवाही का ही नतीजा है। और इसके बाद स्पीड की तरह जोयान की तरफ दौड़ते हुए अपने पंच को जोयान की तरफ फेंक देता है। इस टाइम पे फेंकियान ने भी अपनी डुईकी को घुमाना स्टार्ट कर दिया था कि अगर कुछ भी गलत होता है तो वो तुरंत ही कूद पड़ेगा। आखिरकार जोयान रैंक 3 का फॉर्मेशन मास्टर था और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जोयान की डिसरिस्पेक्ट हो उसके ऑक्शन हाउस के सामने। वो जोयान के सामने फ्रेंड ही बनना चाहता था। आखिरकार रैंक 3 के अल्केमिस्ट का काफी ज्यादा बड़ा अट्रैक्शन था। हालांकि उस बंदे को अपनी तरफ आता देखकर जोयान बस एक कोल्ड स्माइल पास करता है और इसके बाद अपने हाथ को आगे करके उसके पावरफुल पंच को तुरंत ही रोक देता है। ये दृश्य देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ देर बाद सबको होश आता है तो वो देखते हैं कि जोयान ने पहले ही उस पंच को पकड़ लिया है।
यहाँ तक कि उस आदमी को भी जुआन पर भरोसा नहीं होता कि जुआन ऐसा कैसे कर सकता है। जिसके बाद वो अपने पंच की पावर थोड़ा सा और बढ़ाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता और उसका पंच जुआन के हाथ में डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। उन्होंने देखा था कि इस हट्टे कट्टे आदमी के पंच में कितनी ज्यादा पावर थी, लेकिन वो जोयान को 1 इंच भी नहीं हिला पाई थी। तभी वो बंदा तुरंत ही कहता है ये कैसे पॉसिबल है। उसने देखा था कि जॉन बिल्कुल दुबला पतला है और वो इतनी ज्यादा पावरफुल फिजिकल स्ट्रेंथ को कैसे अचीव कर सकता है। उसने फील किया था कि जॉन ने इस टक्कर में अपनी डुइकी को बिल्कुल भी यूज नहीं किया था, सब कुछ केवल उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे ही था। तभी जॉन स्माइल करते हुए कहता है ऐसा लगता है कि आप हार गए हो। और इसके बाद जोयान के हाथ से हल्का सा फोर्स जनरेट होता है, जो कि उसके सामने के हट्टे कट्टे आदमी को पीछे की तरफ धकेल देता है और वो 10 से 12 कदम तक पीछे की तरफ जाता है और भीड़ से टकरा जाता है। इस टाइम पे जोयान को वो काफी ज्यादा सदमे से देख रहा था। जिसके बाद वो हट्टा कट्टा आदमी 2 बार खांसता है और खुद को कंट्रोल करते हुए जोयान को देखता है। इस टाइम पे उसकी आंखों से डिसरिस्पेक्ट और गुस्सा पहले ही गायब हो चुका था और वो काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में जोयान की तरफ देखते हुए कहता है ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि फैंकियान आपको आपने साथ लेकर जा रहे हैं। लिटिल ब्रदर, आपकी पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसीलिए पहले जो कुछ भी है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, इसे अपने दिल में मत लेना। और इसके बाद रिस्पेक्टेड वे में जोयान को ग्रीट करता है। फर्स्ट एक्सचेंज में उस हट्टे कट्टे आदमी को पता चल गया था कि भले ही जोयान की पावर 6 स्टार की दिख रही हो, लेकिन ये उसकी पावर से काफी ज्यादा पावर है। और उसे अच्छी तरीके से पता था कि जोयान ने अपना अटैक पावर के साथ नहीं किया, वरना तो वो उड़ता हुआ पता नहीं कहां जाता। उस हट्टे कट्टे आदमी के जोयान को ग्रीट करते ही उसके पीछे के 4 भाई तुरंत ही जोयान को हाथ जोड़कर ग्रीट करते हैं। ये देखकर जोयान देख सकता था कि वो 5 लोग कितने ज्यादा क्लोज हैं और उन 5 के ऐसे बिहेवियर को देखकर जोयान दिल ही दिल में तारीफ करता है कि ये भाई एक दूसरे के लिए हर एक चीज में और हर एक मामले में साथ खड़े होने के लिए रेडी थे। इसलिए जोयान स्माइल करते हुए कहता है इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस इतना है कि मैंने लॉन्ग टाइम से एक्सरसाइज नहीं की, इसीलिए मैं फ्रेंड के साथ एक एक पंच को ट्राई करना चाहता था। अगर आप में से किसी को भी चोट लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। इस टाइम पे जोयान के दिल में उन 5 ने काफी अच्छी जगह बना ली थी, इसीलिए जोयान उनसे एज अ फ्रेंडली ही बात करता है और इसके बाद अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से तुरंत ही उसे उठने में मदद करता है। ये देखकर वो 5 के 5 लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं स्पिरिचुअल पावर, और इसके बाद तुरंत ही एक दूसरे को देखते हैं। उन्होंने जोयान की स्पिरिचुअल पावर से थोड़ा सा प्रेशर फील किया था, इसीलिए तुरंत ही हट्टा कट्टा आदमी कहता है मुझे ये मत कहिएगा कि आप एक एल्केमिस्ट हैं। जोयान की पहले की पावर काफी थी उसे सरप्राइज करने के लिए, और अगर जोयान यहाँ पे एक एल्केमिस्ट होगा तो ये तो उसकी सोच के भी ऊपर की बात थी। तभी फैंकियान कहते हैं ये मिस्टर एक एल्केमिस्ट है और इसके अलावा वो एक रैंक 3 के एल्केमिस्ट हैं, और यही रीजन था कि उन्हें लाइन में लगने की जरूरत नहीं थी। साथ ही साथ ऑक्शन हाउस के अंदर कुछ एलाइट डाउडी लेवल के वॉरियर्स ने इन्हें इन्वाइट किया था, और इस टाइम पे फैंकियान ऐसा बोलते हुए काफी ज्यादा स्माइल और प्राउड फील कर रहे थे। फैंकियान के वर्ड को सुनते ही वो 5 लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। साथ ही साथ वो हट्टा कट्टा आदमी भी मन ही मन पछताना शुरू कर देता है कि अगर जोयान को डाउडी लेवल के वॉरियर ने इनवाइट किया था और उसने जोयान के साथ फाइट की थी तो कहीं वो अपने 4 भाइयों की जान को खतरे में न डाल दे और कहीं डाउडी लेवल के वॉरियर इस बात का बदला लेने ना आ जाए, जिसके कारण वो थोड़ा सा उदास हो जाता है कि उसने अपने भाइयों की जान को खतरे में डाल दिया। तभी जोयान कहता है आराम करो, आपके साथ वो कुछ भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक छोटा सा ही एक्सचेंज था, ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम में वे आपको देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। जोयान ने इस टाइम पे उसके मन के थॉट को पकड़ लिया था कि वो क्या सोच रहा है, और इसलिए जोयान उसे धीरे से समझाता है कि डरने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम पे एक पर्सनल रूम से पावरफुल ऑरा अपनी वोहों को चढ़ा लेता और कहता है ये लिटिल पर्सन कोई अच्छा व्यक्ति नहीं लगता, फिजिकल स्ट्रेंथ, डुइक और एल्केमिस्ट स्किल, ये तीनों ही इसके पास इतने पावरफुल लेवल पर हैं, आखिरकार ये कौन है। इस टाइम पे उस बंदे ने पूरी तरीके से ब्लैक कपड़े पहने हुए होते हैं और ब्लेड जैसी आंखों से जोयान को देख रहा होता है और खुद से ही बुदबुदा रहा होता है। उसी समय एक और पर्सनल रूम से एक हाफ एजेड मैन जिसने ब्रोकेड गाउन पहनी हुई होती है अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए दिल में सोचता है कि काले कपड़े पहने हुए बाला पर्सन और यंग लेडी जो कि इतनी ज्यादा सुंदर और जवान है, ऐसा लगता है कि यही वो लोग हैं जिसने मेरे बेटे को घायल किया था और वही पर्सन जोयान होना चाहिए। जिसके बाद वो हाफ एजेड मैन अपने रूम में बैठकर स्माइल करता है और तुरंत ही अपने हाथ से स्टोरेज रिंग को घुमाता है और उसके सामने एक जगह क्रैक होती है और एक ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुआ पर्सन अपीयर होता है और तुरंत ही कहता है क्लीन लीडर। तभी वो कहता है जाओ और जांच करो ये दोनों लोग यन सिटी में कब आए हैं और किस डायरेक्शन से इस जगह पर एंटर हुए हैं। और इस टाइम पे उसकी बात से किलिंग इंटेंट साफ साफ फील की जा सकती थी।
तभी वो बंदा अपना सिर हिलाता है और वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद आउटर वर्ल्ड में हमें जियोयान और कियानियान दिखाई देते हैं, जहां जियोयान फेंग कियान से कहता है कि मैं मैनेजर से चाहूंगा कि आप मुझे गाइड करिए। जिसके बाद फेंग कियान उन्हें तुरंत ही ऑक्शन हाउस के अंदर ले जाता है। जिसके बाद हमें जियोयान और कियानियान दिखाई देते हैं जो कि एक पर्सनल रूम में बैठे हुए होते हैं और फेंग कियान काम के कारण वहां से चला गया होता है। वो पर्सनल रूम काफी ज्यादा बड़ा होता है, यहाँ तक कि 30 लोग भी उसमें आराम से बैठ सकते थे। इस टाइम पे कियानियान चेयर पे बैठे हुए सामने की स्क्रीन को देख रही होती है और ऑक्शन हाउस के अंदर की चीजों को फील कर रही होती है कि वहाँ क्या हो रहा है। जिसके बाद काफी देर बाद सोचने के बाद वो जियान की तरफ देखते हुए कहती है, हे, इसने अभी से पति मान लिया क्या इसको, जो हे करके बुला रही है इसे, चलो आओ। वो तुरंत ही कहती है, हे, वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट जिसके बारे में आपने कहा था कि आपके लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कियानियान की बात को सुनकर जियान थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, जेनियन फ्लेम फ्लावर वो काफी ज्यादा जरूरी है मुझे डाउडी लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए। जियान के वर्ड को सुनकर कियानियान तुरंत ही शॉक होते हुए जियान की तरफ देखती है और कहती है, हे, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? ये मत सोचो कि मैं एक एल्केमिस्ट नहीं हूँ तो मुझे किसी चीज के बारे में नहीं पता। एम्परर टेबुलेशन पिल जिसे डाउडी टेबुलेशन के लिए यूज किया जाता है, उसके मेडिसिनल इंग्रेडिएंट में जेनियन फ्लेम फ्लावर नहीं है, उसके तो कोई और मेडिसिनल इंग्रेडिएंट होते हैं। कियानियान की बात को सुनकर जियान स्माइल कर देता और कुछ भी नहीं कहता। जियान के जवाब न देने के कारण कियानियान अपने दिल में जियान के बारे में और भी ज्यादा सोचने लगती है। जिसके बाद वो जियान से कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी स्क्रीन के अंदर भीड़ अचानक ही शांत हो जाती है और स्टेज अचानक से कांपने लगता है। जिसके बाद क्रिस्टल के काफी सारे पिलर उससे निकल के उठ जाते हैं और सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि नीलामी का ऑक्शन हाउस स्टार्ट होने वाला है। जिसके बाद स्टेज पे एक पर्सन अपियर होता है जिसे देखकर जियान काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो फेंग कियान ही था। जिसके बाद जियान समझ जाता है कि आखिरकार इस ऑक्शन हाउस को ओपन एयर में क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है। वास्तव में इसे एक डाउडी रिप्रेजेंट कर रहा है और कोई भी उसके सामने भाग नहीं पाएगा। जिसके बाद जियान तुरंत ही स्माइल करते हुए यही सोचता है कि अगर कोई डाउडी लेवल का वॉरियर ये ऑक्शन हाउस ऑर्गेनाइज कर रहा है तो इस ऑक्शन हाउस का जो फाउंडेशन होगा वो पहले ही काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा और इसका खर्चा भी काफी बड़ा होगा। हालांकि तभी देखते ही देखते ऑक्शन हाउस के चारों तरफ एक गोल्डन एनर्जी बैरियर आ जाता है। ये देखकर जियान तुरंत ही कहता है, एक फॉर्मेशन। यहाँ पे कियानियान भी उस फॉर्मेशन को देख सकती थी और काफी ज्यादा शौक तरीके से देखती है और इसके बाद अपनी दाढ़ी को पकड़ लेती है। तभी जियान कहता है, हाँ, ये एक फॉर्मेशन है और ये नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ तक कि एक डाउडी को भी इसे तोड़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जियान ने देख लिया था कि कियानियान काफी ज्यादा शौक है, इसीलिए वो उसे समझाता है। और जियान की बात को सुनकर तो कियानियान को और भी बड़ा झटका लगता है कि अगर इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए एक डाउडी को भी मेहनत करनी पड़ेगी तो ये किस रैंक का होगा। तभी जियान उसे समझाते हुए कहता है, ये कम से कम रैंक 3 या कि रैंक 4 का ही फॉर्मेशन होना चाहिए। जोयान की बात को सुनकर कियानियान थोड़ा सा सरप्राइज फील करती है, क्योंकि उसे पता था कि एक रैंक का फॉर्मेशन, रैंक 4 का फॉर्मेशन डाउडी लेवल के वॉरियर को डराने के लिए पहले ही काफी था। हालांकि यहाँ पे जोयान और कियानियान उस फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे कि तभी अचानक स्टेज पर एक और चेंज होता है और जमीन से कुछ सीढ़ियां निकल कर आती हैं। जिसके बाद एक गोल्डन कपड़े पहने हुए पर्सन तुरंत ही सीढ़ियों से बाहर आ जाता है और इस टाइम पे उसका ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और ये पावरफुल पर्सन तियान यू ऑक्शन हाउस के डोंग चुआन होते हैं, जो कि यहाँ के चेयरमैन होते हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग एक्साइटेड होते हैं उन्हें देखकर, जो कि यान सिटी में रहते थे और जो यान सिटी में फर्स्ट टाइम आए थे वो अपने दिल में सरप्राइज फील करते हैं। इस टाइम पे यहाँ पे बैठे हुए सभी डाउडी में उनकी पावर सबसे ज्यादा थी। यहाँ तक कि जो यान भी इस टाइम पे काफी ज्यादा सीरियस तरीके से उन्हें देख रहा था। जियान ने उनकी पावर को फील कर लिया था और उसे अच्छी तरीके से पता था कि 4 सुपर सेक्ट के 4 सुपर लीडर को छोड़ देने के बाद वेस्ट रीजन में उनके सामने वाला पर्सन सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसकी पावर 5 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच चुकी है। और यही रीजन था कि आसपास के डाउडी लेवल के वॉरियर भी थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे थे। तभी वो बंदा कहता है, ओल्ड मैन डोंग चुआन हूँ और ऐसे कई सारे दोस्त होंगे जो मुझे जानते हैं और आज मेरी सिटी का तियानियो ऑक्शन हाउस ऑक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद दूंगा। और इसके बाद वो तुरंत ही स्माइल करते हैं। डोंग चुआन के स्माइल के साथ काफी सारे लोग जो कि अपने पर्सनल रूम में बैठे थे स्माइल करते हैं, तो काफी सारे लोग सीरियस और उदास भी हो जाते हैं। डाई चुआन डोंग चुआन की ताकत पहले ही डाउडी लेवल पर पहुंच चुकी थी, साथ ही साथ वो तियानियो ऑक्शन हाउस को भी ऑर्गेनाइज करते थे, जो कि पावरफुल सेक्ट था यान सिटी का और काफी लॉन्ग टाइम से चल रहा था। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में उनकी काफी सारे लोगों से दोस्ती हो चुकी थी, जो कि डाउडी लेवल के ही वॉरियर थे। स्माइल करते हुए डोंग चुआन तुरंत ही उस रूम की तरफ देखते हैं जहाँ पे जियोयान और कियानियान थे और इसके बाद उनकी आंखें तुरंत ही जियोयान की तरफ चली जाती हैं। तभी जियोयान को भी अचानक ही होश आता है और वो इसे फील करके तुरंत उनकी तरफ देखता है, तो दोनों एक फ्रेंडली स्माइल पास कर देते हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी लोग ऑक्शन हाउस का ही वेट कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा। हालांकि मैं कुछ चीजें आप लोग को याद करा देना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से
ऑक्शन हाउस के रूल्स तो सभी को पता होंगे। अगर कोई भी उन रूल्स को तोड़ने की हिम्मत करता है तो ओल्ड मैन, मैं उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा, भले ही मैं दयालु रहा हूँ। और इसके बाद उनकी बॉडी से तुरंत ही उनका ऑरा रिलीज होता है, जो कि आसपास की सभी औरों को डिस्ट्रॉय करते हुए एक प्रेशर क्रिएट कर देता है और सबको शांत कर देता है। यहाँ तक कि डाउडी लेवल के वॉरियर्स के फेस इंप्रेशन भी चेंज हो गए थे। तभी जुआन उनकी तरफ देखते हुए कहता है ये सच में एक डाउडी होने के लायक हैं। और जुआन ये भी जानता था कि उन्होंने अपने ऑरे के साथ सभी को चेतावनी दे दी है। तभी डोंग चुआन कहते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को सभी कुछ चीजें बता दी है, इसीलिए अब आप लोगों को ऑक्शन हाउस को एंजॉय करना चाहिए। जिसके बाद उनका औरत तुरंत ही उनकी बॉडी के अंदर आ जाता है और वो अपने हाथों को जोड़ते हुए तुरंत ही पर्सनल रूम की तरफ बढ़ा देते हैं। और इसके बाद फैंग कियान की तरफ देखते हुए ऑक्शन हाउस के स्टेज से धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं, जिसका मतलब था कि अब फैंग कियान की बारी और उन्हें इस ऑक्शन हाउस को पूरी तरीके से हैंडल करना है। जिसके बाद फैंग कियान तुरंत ही स्टेज में बीच में आता है और अपने हाथ से ताली बजाता है और कई सारे क्रिस्टल पिलर तुरंत ही वहां से नीचे से बाहर निकलते हैं और उनकी कमर के साइज के होते हैं। जिसके बाद काफी सारी लड़कियां जो कि काफी ज्यादा हॉट फिगर की थी और स्लैब थी तुरंत ही बाहर आ जाती हैं और उनकी हाथों में सिल्वर कलर की थाली होती है जिनमें अलग अलग आइटम होते हैं। तभी फैंग कियान कहते हैं तो ऑक्शन हाउस को स्टार्ट करते हैं और मैं जिस चीज को सबसे पहले प्रेजेंट करने वाला हूँ वो एक डू टेक्निक है, जो कि फिंगर टाइप डू टेक्निक है। और इसके बाद तुरंत ही वो अपने सामने से एक सिल्वर कलर की थाली लेते हैं और उसका कपड़ा हटा देते हैं। जिसके बाद एक चमचमाता हुआ स्क्रोल दिखाई देता है, जो कि फिंगर टाइप डू टेक्निक का स्क्रोल था, फिनिक्स फेदर फिंगर ह्यूमन क्लास लो लेवल डू टेक्निक। जिसके बाद वो बताते हैं कि इसका कल्टीवेशन करना इजी नहीं है, लेकिन ये फाइट के लिए काफी ज्यादा पावरफुल मानी जा सकती है और इसका रिजल्ट भी काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। मेरा मानना है कि यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी पर्सन नॉर्मल नहीं होगा और आप में से सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने सामने के स्क्रोल को ओपन करते हैं और स्क्रोल से तुरंत ही व्हाइट कलर की एनर्जी रिलीज होती है, जो कि एक लाइटिंग की तरह कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है और 10 फीट के एक सिल्वर फिनिक्स में क्रिएट हो जाती है। जिसके बाद फिनिक्स तुरंत ही हवा में एक पावरफुल रोर करता है। उसी टाइम पे जोयान को भी अपनी ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन फील होता है, जो देखकर जोयान कहता है इसमें तो वास्तव में एक हेवन डेवन फिनिक्स टाइप का ऑरा है। जोयान ने देखा था कि जोयान की बॉडी की ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन अचानक से एक्टिवेट हो गई है और जोयान का ऑरा अनकंट्रोलेबल तरीके से तुरंत ही बाहर की तरफ बह जाता है। दूसरी तरफ वो सिल्वर व्हाइट फिनिक्स जो कि अभी अभी प्रेजेंट हुआ था, जोयान के ऑरे को फील करके अचानक ही जोयान की तरफ अपनी आंखों को करता है। तभी फैंग कियान कहते हैं ये फिनिक्स फेदर फिंगर में मास्टर हो जाने के बाद आप एक डायमंड फिनिक्स की एल्यूजनरी फिगर को इकट्ठा कर सकते हैं। हालांकि ये प्रेजेंट टाइम की बॉडी से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन उसकी ताकत को वीक नहीं माना जा सकता। आप में से हर कोई ये देख सकते हैं। हालांकि उन्होंने जैसे ये कहा कि तभी अचानक ही डायमंड फिनिक्स की बॉडी से एक आवाज आती है और वो तुरंत ही एक धुएं में बदल कर स्क्रोल के अंदर वापस से आ जाता है। ये देखकर सभी को काफी बड़ा झटका लगता है कि आखिरकार क्या हुआ। जिसके बाद वो कहते हैं क्या चल रहा है। इस टाइम पे फैंग कियान को भी थोड़ा सा सदमा लगा था और उन्हें भी नहीं पता था कि आखिरकार क्या हुआ। तभी जोयान भी अपने पर्सनल रूम में थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है, क्योंकि ये जोयान के ऑरे के कारण ही हो गया था। जोयान को पता था कि ये सब उसी के कारण है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी नाक को अपने हाथ से पकड़ता है और उसे थोड़ा सा खींचते हुए अपनी नजरों को यहाँ वहां कर लेता है। हालांकि इस टाइम पे ऑक्शन हाउस के अंदर काफी सारे लोग ये देखकर दंग रह गए थे कि आखिरकार क्या चल रहा है। इस टाइम पे फैंग कियान को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सभी लोग जो कि इस स्क्रोल के लिए बोली लगाना चाहते थे, वो भी काफी ज्यादा शक भरी नजरों से इस स्क्रोल को देखते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि यह कोई बेकार सा स्क्रोल है और कोई नकली चीज है। तभी फैंग कियान अपने दिल में यही सोचता है कि अगर वो पहली ही चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा तो बाकी सारी चीजों के लिए लोग उस पर ट्रस्ट कैसे करेंगे। डोंग चुआन भी जो कि बाहर खड़े हुए थे अचानक देखते हुए इस चेंज को चौंक कर रह जाते हैं और दिल में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। उन्हें पता था कि ये गलती आज के पूरे ही ऑक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी थी। तभी पर्सनल रूम में कुछ डाउडी लेवल के वॉरियर अचानक स्माइल करते हैं तो कुछ काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इस टाइम पे जोयान भी ये सब देखकर थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है और ये कुछ देख नहीं पा रहा था। उसे पता था कि ये सब कुछ उसके कारण ही है और इसीलिए जोयान को ही अब ये सब सही करना होगा, वरना जोयान कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाता। जिसके बाद अचानक ही खांसी की आवाज आती है। मुझे माफ करें, मुझे इस स्क्रोल में इंटरेस्ट था और इसकी जांच करने के लिए मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज किया था। मुझे उम्मीद नहीं की थी कि ये मेरी स्पिरिचुअल पावर के सामने इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर मैंने आप सभी को परेशान किया है तो इसे दिल में ना लें। ज्यादा से ज्यादा मैं इस डू टेक्निक को छोड़ने को तैयार हूँ। अचानक ये आवाज जैसे ही सबके कानों पर पड़ती है, सभी लोग इस आवाज की डायरेक्शन में देखते हैं उस पर्सनल रूम पर जहाँ पे इस टाइम पे जोयान था। इस टाइम पे इस वॉइस को सुनकर काफी सारे डाउडी भी अचानक शक भरी नजरों से उसी रूम की तरफ देखते हैं, लेकिन वो चुप ही रहते हैं। तभी फैंग कियान काफी ज्यादा ग्रेटफुल तरीके से जोयान की तरफ देखता है। भले ही बाकी लोगों को न पता हो, लेकिन ऑक्शन हाउस के मैनेजर के तौर पर उसे पता था कि ये ऑक्शन हाउस चारों तरफ से सील है और रैंक 4 के एल्केमिस्ट को भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर लाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो जोयान तो केवल रैंक 3 का ही
एल्केमिस्ट था, भला ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से कैसे इस चीज को चेक कर सकता था, जिसका मतलब था कि जियान उन्हें बचाने के लिए ऐसा कह रहा था और इसीलिए वो थोड़ा सा ग्रेटफुल जियोयान के लिए फील करता है और जियोयान उसी के लिए झूठ बोल रहा है। हालांकि रीजन भले ही कोई भी रहा हो, लेकिन जियोयान इस टाइम पे उसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाल रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही स्माइल करते हुए जियोयान की तरफ देखता है और कहता है मिस्टर की स्पिरिचुअल पावर के कारण ही ऐसा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके बाद तुरंत ही जियोयान की तरफ हाथ बढ़ाकर स्माइल करते हुए ग्रेटफुल तरीके से ग्रीट करता है। फैंग कियान की बात को सुनकर सभी लोग उसी पर्सनल रूम की तरफ देखते हैं, जिसके बाद वो यही सोचते हैं कि वो मिस्टर भी इस डू टेक्निक के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन आखिरकार वो मिस्टर थे कौन। तभी जियोन अपने पर्सनल रूम से बाहर आता है और जियोयान को देखकर सभी लोग अचानक ही हंगामे में शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये रैंक 3 का एल्केमिस्ट है। जिसके बाद अचानक ही जियोयान के वर्ड सबको याद आने लगते हैं कि जियोन इस डू टेक्निक पे इंटरेस्टेड था। जिसके बाद वो तुरंत ही सोचते हैं कि अगर रैंक 3 का एल्केमिस्ट इस डू टेक्निक के लिए एक्साइटेड हो सकता है तो ये डू टेक्निक उनके पास होनी चाहिए। जिसके बाद पलक झपकते ही बोलियां स्टार्ट हो जाती हैं और लोग खुद से ही बोलियों को लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी ऑक्शन हाउस के अंदर डोंग चुआन भी दिल ही दिल में जियोयान को कई बार धन्यवाद देते हैं कि जियोयान ने उसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाल लिया। जिसके बाद फैंग कियान वापस से भीड़ की तरफ देखता है। फैंग कियान ने अभी तक इसका स्टार्टिंग प्राइस ही नहीं बताया था और लोगों ने अपने से इस डू टेक्निक की कीमत लगाना शुरू कर दिया था, जो देखकर वो दंग रह जाते हैं और इसके बाद स्माइल करते हुए कहते हैं हर कोई आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद जियोयान की तरफ देखते हुए एक बार फिर से ग्रीट करते हैं दिल में खुश होकर। जिसके बाद वो कहते हैं इस चीज की कीमत इसके ओनर के द्वारा डिसाइड की गई है, फिनिक्स फेदर फिंगर मैन क्लास डू टेक्निक। मुझे लगता है कि हर किसी के लिए यह कीमती होनी चाहिए। इसकी स्टार्टिंग प्राइस 1,300,000 स्पिरिट कॉइन होगी। हैं 1,300,000 स्पिरिट कॉइन्स। इसकी मैथ सही चल रही है या मेरी मैथ गलत हो गई है? इतना बवाल लिखने की क्या जरूरत थी भाई, सीधा सीधा लिख देता कुछ। खैर छोड़ो। वो तुरंत ही कहता है इसका स्टार्टिंग प्राइस 1,300,000 स्पिरिट कॉइन होगा और प्रत्येक बोली 50,000 स्पिरिट कॉइन के ऊपर ही बढ़ेगी। 8 मिलियन कॉइन लास्ट प्राइस होगा, जो पहले उसे दे देगा ये फिनिक्स फेदर फिंगर उसी का होगा। इसके बाद चाहे कोई कितनी भी कीमत क्यों ना लगाता रहे ये उसे नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं हर कोई कृपया स्टार्ट करिए। तो चलिए ये एपिसोड अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। आई होप कि आपको ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक के मार दीजिए। अगले एपिसोड में हम पूरे ही ऑक्शन हाउस को कवर कर लेंगे। ओके, तो डरने की कोई बात नहीं, एंजॉय करो।